जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है और मैं इशार अहमद वीकली करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से आप लोगों का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, हर बार की तरह मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये वीकली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कोई से भी वन डे एग्जाम जहां से करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? मतलब व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये कोई सा भी पोर्शन हो, वहां के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं उसको आप लोगों के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा मेरे माध्यम से यहाँ लाया जाता है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे हम उतने लोगों के पास पहुंच पाएंगे और जितने लोगों के पास पहुंच पाएंगे उतने लोग सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। क्लियर है? तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना यह सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आइए, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन में ये रहा। पहला प्रश्न है कि तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो राजभाषा, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा है हमारा हिंदी। समझ में आ रहे हैं ना? लिपि बोलेगा तो देवनागरी लिपि हमारा भारत जो है वो अपनाता है। इसको हम आगे में चर्चा करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया है। तो आइए पहले इस प्रश्न का हम उत्तर जान ले। क्लियर? तो आइए देखिए कि तीसरी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया था। और राजभाषा आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं हमारे गृह मंत्री यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम और चर्चा करें। ठीक, तो आइए देखिए, सबसे पहले 14 से 15 सितंबर को पुणे में आयोजित कराया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। सम्मेलन के दौरान हिंदी के विकास, मीडिया भूमिका, भारतीय सिनेमा, हिंदी जैसे अनेक विषयों पे चर्चा की गई है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 51,000 शब्दों का शब्दकोश हिंदी आपका शब्द सिंधु और ई ऑफिस ऐप के माध्यम से इसको शुरुआत किया जाएगा। 2021 में पहला राजभाषा सम्मेलन हुआ था, दूसरा 2022 में हुआ था गुजरात में, मतलब 2021 में वाराणसी में और 2022 में गुजरात में। तो 2023 में जो पुणे में हुआ है वो कौन से क्रम का है? तो तीसरे क्रम का है। आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर है? आइए और देखें कि जो हमें और जानना जरूरी है, अगर यहां से डेप्थ में प्रश्न पूछ दिया जाए तो राष्ट्रभाषा बोलता हूं भाई, राजभाषा नीति याद रखना साथियों। राजभाषा नीति के तहत हम इसको जानेंगे। देख सकते हैं आप कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट में मिल जाएगा ना आपको, राजभाषा आयोग के ऑथेंटिक वेबसाइट में मिल जाएगा। जो हमें अनिवार्य रूप से जानना जरूरी है, संघ की राजभाषा, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि हमारी राजभाषा क्या है, वो है हिंदी और लिपि देवनागरी है। और संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक कहता है। परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि राजभाषा अधिनियम धारा 3 के तहत लिखाया गया है। तो ये स्टैटिक पोर्शन हमें पता होना चाहिए। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय और लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को मातृभाषा का उपयोग करने का अनुमति दे सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ किन प्रयोजन के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है और किन के लिए जो है आपका हिंदी का उपयोग नहीं किया जाना है, ये सब सारी चीजें किसमें लिखाई है? 1963 के अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1976 में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस हमें राजभाषा अधिनियम के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो ये पोर्शन आपको जो है आपके नॉलेज को और बेहतर बनाएगा, आपकी जानकारियों को और बेहतर बनाएगा। और प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछता है इससे कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी है, और लिपि क्या है? देवनागरी है। आप इस पे चर्चा जरूर करिएगा आसपास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे सामने रहा। चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गौर से सुनना है और समझना है। ठीक है? इस प्रकार से कूट पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमसे छूटने नहीं चाहिए। उज्ज्वला योजना के बारे में जानते होंगे आप, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए जो है 2016 में ये योजना चालू करी गई थी। अब साथियों, ये क्यों चालू करी गई थी कि गांव में
गांव परिक्षेत्र में आप देखोगे भारत में ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा निवास करता है और यहाँ की महिला चूल्हा जला के, है ना, आपकी लकड़ियों को जला के क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य जो है बहुत ही प्रभावित होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से शुरू हुई। ये एकदम परफेक्ट है, सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल बात सही है। इस योजना की दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 2022 में चालू हुआ था, नहीं 2022 में नहीं चालू हुआ था, याद रखिएगा 2021 में ये चालू हुआ था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जाने। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा और हमसे प्रश्न में असत्य के बारे में पूछा था। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। तो आप देख सकते हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपका गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। ठीक है, और चर्चा में भी अभी वर्तमान में सब रहा है कि 200 कम हो गया, तो कोई जो है इसका सपोर्ट करता है, कोई जो है इसका विरोध करता है। हम छात्र हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी निकालना है, सरकारी नौकरी के उद्देश्य से पढ़ना है। इन सभी प्रपंच में हमें पढ़ना नहीं है। क्लियर है, चलो आ जाओ। देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने आपका तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है इसका कार्यकाल। 2023-24 को अब 2025-26 कर लिया है। 75 लाख रसोई गैस और बांटना है इनको, तो कितना हो जाएगा, 10.35 करोड़। मतलब कि केंद्र सरकार जो है लक्ष्य आगे बढ़ा दिया है इस योजना का, पहले 2023-24 तक था। ठीक है, तो आप देखोगे वर्तमान में अगर देखोगे तो मैंने क्या बताया आपको कि उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक के 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस बांट चुका गया है। तो आप लोग को ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनता है, प्रश्न यहाँ बनता है कि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 25-26 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे, है ना, इसके तहत। तो कितना हो जाएगा, 10.35 करोड़। और अभी तक का डाटा क्या है, अनुराग सिंह ठाकुर जो बताए हैं उनके अनुसार 2016 से अभी तक के तो 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन। तो ये हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए। क्लियर, चलें आगे बढ़ें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके बाद पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बोलता हूं, ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1 मई 2016 को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य रक्षा करना इसका कार्य है। 2021 में उत्तर प्रदेश में चालू हुआ था उज्ज्वला 2.0, ये हम पढ़ लिए। मैं ये बताना चाहूंगा साथियों कि आप कोको एसएससी के इस चैनल के टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप इशार सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कंपटीशन कम्युनिटी के आपका उसमें लोगो लगा हुआ है बकायदा, तो आप उसमें भी आप पर्सनली क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, और बहुत सारे जो है मैंने उसमें जीएस के पॉइंट्स डालना स्टार्ट किए हैं, तो आप उससे कनेक्ट होकर अपने जीएस का लेवल को बेहतर बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, इशार सर इस प्रकार से सर्च करेंगे ISHAR, तो मैं आप लोगों को उसमें ऐड कर लूंगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हम प्रॉपर कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। और इस चैनल पे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, कंपटीशन कम्युनिटी के सभी प्लेटफॉर्म पे, चाहे कंपटीशन कम्युनिटी का जो आपका स्टेट पीसीएस का चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें बहुत सारे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में आप जो है कंपटीशन कम्युनिटी के जो है आपका यूपीएससी चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। कोको इंग्लिश अधिकारी के नाम से एमपीपीएससी का चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब में कंटेंट आपको प्रॉपर दिया जा रहा है, बस आप अपनी पढ़ाई करते रहें। और कंपटीशन कम्युनिटी का उद्देश्य है कि पढ़ाई रुकेगी नहीं, याद रखना साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अगला है हमारा प्रश्न, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को बीट किया है और ये आपका व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 अपने नाम किया है। क्लियर, देख सकते हैं आप 31-10 से हराकर किसने, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 5वीं व्हीलचेयर का खिताब जीता है। ठीक है, 2023 में भारत में आपका द इंडिया रग्बी फुटबॉल आपका यूनियन के द्वारा इसे किया गया था, मतलब आयोजन इसका, तो इतना हमारे लिए बनता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं, लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है,
15 सितंबर को बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप देखें कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2007 में इसके द्वारा जो है मंजूरी घोषणा की गई थी और 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस बार का थीम देखेंगे तो क्या है, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इस बार का थीम रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है। याद रखिएगा, इससे पहले ये भारत में नहीं आया था। आपका अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब देशों में ये फैला हुआ था। आइए देखें क्या है ये। तो इसे क्या नाम दिया गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लैड 9 इसका नाम है वर्तमान में। ये अब भाई ये महामारी जो है ना अब आते रहेगी ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, आपका डाइट अच्छा लें, एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बेहतर बना के रखें। अब होना है कोई भी चीज़ तो वो हो ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इम्यूनिटी को खराब करें और किसी प्रकार से एक्सरसाइज और योग वगैरह ना करें। छात्र जीवन है, योग को जरूर अपनाएं, एक्सरसाइज को जरूर अपनाएं। क्लियर? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। बीच बीच में बात हो जाती है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्लियर? चलिए, हाल ही में भारत के चिकन पॉक्स क्लैड 9 पाया गया है। भारत से पहले देखो अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में पाया गया था। क्या है क्लैड 9? तो ये देखा जाएगा तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रकार का आपका वायरस है। और वायरस किस प्रकार से है तो देख सकते हैं, वेरिसीला आपका जोस्टर वायरस है जो कि आपका चिकन पॉक्स में पाया जाता है। और चिकन पॉक्स में पाए जाने की वजह से ये जो है आपका इसका एक बहुत बड़ा वेरिएंट है जो कि बहुत ही घातक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिकन पॉक्स के इलाज का सबसे पहले किसने आपका इन्वेंट किया था। ठीक है, किसने जो है चिकन पॉक्स के इलाज को इन्वेंट किया था, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? आ जाओ। अगला अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए कुलदीप मिश्रा, मनदीप सिंह, राहुल नवीन, जयंत कुशल। तो याद रखिएगा साथियों, ईडी के बारे में तो आप सुनते ही रहते होंगे। ठीक है, यहाँ इसने छापा मारा, यहाँ उसने छापा, तो मनी लॉन्ड्रिंग और किसी प्रकार से अवैध आपका धन क्या बोल सकते हैं उसको जमा करने की स्थिति में ये क्या करती, छापा मार देती है ना। ठीक, तो आप देख सकते हो राहुल नवीन को नया बनाया गया है आपका ईडी का कार्यकारी निदेशक। ठीक है, आइए देखते हैं, राहुल नवीन को बनाया गया है। क्लियर? उसके बाद संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे ये। प्रवर्तन निदेशालय या आपका ईडी क्या है आपका, तो बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, अपराधों और विदेशी मुद्रा कानून जैसे अवैध धन, वैध धन आपका वैध करना, अवैध को वैध करना, ये सब सारी चीजों को क्या करता है आपका कंट्रोल करता है, उसमें कार्यवाही करता है। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अधीन आता है। नई दिल्ली में इसका आपका मुख्यालय है और उप मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। तो इतनी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो को बार बार देखो, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि आप वीडियो एक ही बार देख सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप अनिवार्य तो सोचें, आप परिणाम का तो सोचे ही ना। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई कोई बात नहीं, बीच बीच में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? आप बता सकते हो इसको, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल राइट आंसर, हमारे नन अदर देन आदरणीय सम्माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये क्या है आपका सबसे अव्वल नंबर में देख रहे हैं। यस 22 नेताओं का जो है क्या किया गया था, सर्वे किया गया था। तो इसमें ग्लोबल लीडर अप्रूवल के तहत भारतीय हमारे प्रधानमंत्री 76% अप्रूवल रेटिंग मिला इन्हें, और ये वर्तमान के सबसे आपके पॉपुलर क्या है तो जननायक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था विश्वकर्मा योजना? ठीक है, तो जितने भी विश्वकर्मा है वो बताएंगे कि कब से विश्वकर्मा योजना चालू हुआ था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 17 सितंबर 2023 में विश्वकर्मा समाज के लिए और साथ ही साथ जितने भी आपके हस्तशिल्प से संबंधित जितने कार्य करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही बड़ा प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। ठीक है, देख सकते हो आप, ये रहा हमारे स्क्रीन पे कि 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, 1300 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसे, और साथ ही साथ लाभार्थियों को 15,000 रुपए का आपका
टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। टूल किट क्या है? उनके जो कार्य करने की जितनी भी चीजें होती है वो सब क्या है? टूल किट है। जैसे ये मेरा कैसे क्या है? ये मेरे कार्य करने का चीज है, तो ये मेरा क्या है? टूल किट है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? संभाल के रखता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न हमारे सामने रहा, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या था? आप लोगों को तो पता ही होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग को पता है लेकिन आप लोगों को बता देता हूं ना। 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व ओजोन दिवस। ठीक, तो इस बार का इसका आपका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये था हमारा इस बार का थीम। क्लियर? प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर को, जैसे मैंने फिर से बता दिया आप लोग को, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करना और आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को रोकना। ठीक है, क्या करता है ओजोन परत? ओजोन परत करता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है और हमारे तक नहीं आने देता है। अगर वो आएगा तो हम लोग पार हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आइए साथियों, देख सकते हो 2023 के विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना। जलवायु परिवर्तन क्या है? तो जलवायु परिवर्तन आपका ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हो? क्या हो रही है? पृथ्वी गर्म होते जा रही है। जिस प्रकार से हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम बहुत सारे मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, ये सभी गतिविधियों को क्या है? रोकना और लोगों को ओजोन परत के महत्व के बारे में बताना कि भैया अगर इसको नहीं बचाए तो बचोगे नहीं। क्लियर? आ जाओ देखते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से क्या है? ट्राई ऑक्साइड अणुओं से बना है। ठीक है, O3 से। ओजोन परत पृथ्वी की सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जैसे मैंने बताया, रोकता है, ऑब्जर्व करता है। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर 16 सितंबर 1987 को सहमति हुई थी। 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। इसी को क्या किया है? याद दिलाया गया है कि भैया रुको, वो समय याद करो जब हमने शपथ लिया था। समझ रहे हो ना? ठीक, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अगला, क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? आप लोगों ने सबने मियां भाई एक्शन तो देखा होगा ना। 6 विकेट मोहम्मद सिराज का, आते साथ 50 रन में ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। तो सिर्फ सिराज ने नहीं किया, सभी ने किया, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। मैच में लोगों ने बहुत ही कम लुत्फ उठाया होगा। क्या है के लिए? बहुत जल्दी खत्म हो गया ना यार, थोड़ा सा तो सस्पेंस होना चाहिए, थोड़ा सा थ्रिल होना चाहिए, है ना। लोगों को वैसा ही पसंद है। तो भारत इस बार का क्या है? आपका क्रिकेट एशिया कप 2023 का विजेता है। 8 बार सबसे ज्यादा जीता है भारत ने इस एशिया कप को, और सबसे पहले पायदान में है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। कहाँ हुआ था ये मैच? चलो वो तो बताऊंगा। 6 विकेट लिए थे कौन? आपका मोहम्मद सिराज। तो ये जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, और ये जो उंगली दिखा रहे हैं इनका नाम है कुलदीप यादव। ये मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं 9 विकेट के साथ। क्लियर? आ जाओ। अब देखो इतने सारे स्टैटिक पोर्शन है इसमें। आर प्रमोद स्टेडियम कोलंबो में खेला गया था। 10 विकेट से हारा है। कौन? श्रीलंका। सर्वाधिक 8 बार एशिया कप जीतने वाला भारत सबसे अव्वल नंबर का टीम है, वो है आपका 8 बार जीता है। ठीक है, आपका क्रिकेट एशिया कप क्या है? आपका एशियाई खेलों के बीच में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता है। 1984 में स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राज्य अमीरात में जो है इसका आयोजन हुआ था। भारत जीता। क्लियर है? क्रिकेट एशिया कप संस्करण कौन सा था? 16 था। श्रीलंका में हुआ था। भारत जो है वहां जीता था, और श्रीलंका लास्ट टाइम 2022 में जीता था। ये सभी चीजों को आप लोगों को याद करना है साथियों। 2 बार देखो वीडियो को, सारी चीजें याद हो जाएगी। हाल ही में भारत में किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन शांति कृष्ण मिशन, ऑप्शन बी शांति निकेतन। तो शांति निकेतन इसका आंसर होगा, और शांति निकेतन हमारे आदरणीय सम्मानीय गुरुदेव कहे जाने वाले शख्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय रहा है, जिसमें से बहुत सारी महान महान हस्तियां जैसे इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, ऐसे ऐसी जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं वो यहाँ से निकली हैं। और ये विश्वविद्यालय इन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किए नोबेल प्राइज से, प्राप्त किए रुपए से, पैसे से बनाया था। तो इनका समर्पण को
पूरे भारत देश की तरफ से सलाम। क्लियर है? तो याद रखना शांति निकेतन को 41 बनाया गया, 42 भी बनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है देख सकते हो शांति निकेतन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और सुंदरवन 3 हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में आपका विश्व धरोहर स्थल। और इससे पहले 2021 में धौलावीरा को बनाया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक नगर है धौलावीरा, जहाँ की उच्चतम निकासी व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। भारतीय एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पढ़े हो, एक बार देखना। क्लियर है? तो ये है आपका धौलावीरा धौलावीरा को मिल चुका है इससे पहले। क्लियर? 2021 में, जो कि 40 नंबर का था। 41 ये होगा, 42 भी आगे में दिखाऊंगा। ठीक है? अगर मैं बात करूं द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की, तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में है। और आंद्रे आइजोल इसके क्या है, आपके वर्तमान के आपके डायरेक्टर जनरल। अब देखो ये क्या करता है यूनेस्को? यूनेस्को करता है जितनी भी विश्व धरोहर है उसको संरक्षण करता है अपने तहत लेके, उसमें जो है उसका संरक्षण एवं संवर्धन करता है। उसके विकास के बारे में नहीं, लेकिन उसका संरक्षण और संवर्धन करना इसका कार्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया? बहुत सारे जगह में रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, रेलवे वाले खास तौर से। ठीक है? और बाकी वाले भी याद रखें, पूछ देगा स्टैटिक जीएस कहीं से भी, मतलब तो जीएस से, तो आप लोग का दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो याद रखना है कि क्या नाम है, जनरल बिपिन रावत रेलवे स्टेशन, जनरल भगत सिंह रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन, सुतार निकल रहा था भाई, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। पुलवामा हमले में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद है ये, और मृत्यु नहीं, शहीद हो गए थे ये, मृत्यु नहीं बोला जाता, शहीद कभी नहीं मरते। ठीक है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन। ठीक है? 9 पैरा अधिकारी थे। फरवरी 2016 में दक्षिणी कश्मीर पुलवामा जिले में आतंकियों के मुठभेड़ में दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला है, देखो क्या क्या है हमारे देश में जो आपके नाम बदले गए हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन क्या नाम रखा गया है? अयोध्या कैंट। आपका सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन मैंने पहले बताया, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है और यहाँ का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है। मियावाड़ा रेलवे जंक्शन, महेश नगर हॉल्ट, इसका नाम रखा गया है। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या भील रेलवे स्टेशन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल है, याद रखना। 42 नंबर कौन सा है? 42। ठीक है? कौन सा हो गया आपका? होयसल पवित्र मंदिर आपका समूह कहाँ है? कहाँ है होयसल का मंदिर? कर्नाटक में है। ये अपने डिजाइन, अपनी कलाओं से जो आपका इसमें बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। क्यों नहीं होता ये? ठीक है? देख सकते हो आप, कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है? बेलूर में। क्लियर? 42वां नंबर का है। ठीक, आप वहां जाइएगा जरूर घूमने के लिए कभी भी। ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर समूह का निर्माण 1150 में होयसल शासकों ने किया था। मंदिर में हिंदू धर्म होगा ना, हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्र एवं मूर्ति उकेरे गए हैं। बहुत ही मनोरंजक और मनोरम दृश्य है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, घूमने के लिए जरूर जाइएगा। लेकिन पेपर के बाद, अगर पेपर आसपास हो तो कृपया करके पढ़ाई करें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए। चर्चित टैंक रोधी माइंस विभव का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे साथियों, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी मीडियम वाले कमेंट बॉक्स में बताएं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है? ये प्लास्टिक का बना आपका माइंस है, जो कि एंटी टैंक है, मतलब कि जितने भी टैंकर्स हैं उन लोगों को उड़ाने की क्षमता रखता है। समझ रहे हो? ठीक, तो आप लोग को याद रखना है, क्या नाम है इसका? विभव। ठीक है? एंटी क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, एंटी टैंक युद्ध के लिए एंटी टैंक माइन है, एक प्रकार का बारूदी सुरंग है जिसे टैंक और लड़ाकू विमानों सहित कई वाहनों को क्या नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है? क्या नाम है इसका? विभव। ठीक है? बाकी आप कंटेंट देख सकते हैं, डीआरडीओ द्वारा इसे बनाया गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट 28वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है? 128वां 128। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल आपका क्या बोलेंगे भाई, उसको देख लेना। ठीक, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसे पेश किया गया था? तो किसने पेश किया है? तो आप देख सकते हो, ये जो दिख रहे हैं ना फोटो में, इनका नाम है अर्जुन मेघवाल। ठीक है?
ये जो है आपने इन्होंने पेश किया है लोकसभा में। अब लोकसभा में पेश किया है, फिर राज्यसभा में जाएगा और कहीं ना कहीं ये बन जाएगा आपका कानून। 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। महिला आरक्षण बिल नाम है। नाम क्या है इसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो बोलेगा क्या है? महिला आरक्षण बिल का नाम क्या रखा गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसका उद्देश्य लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, और महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ जाएगी तो महिलाओं की संख्या भी वहां बढ़ जाएगी। जैसे मान के चलो लोकसभा में भी कितने हैं? 545 सदस्य। अब 545 सदस्य में 33% आरक्षण मिल जाएगा, तो लगभग 181 से के आसपास जो है आपका महिलाएं लोकसभा में बैठेंगी। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी था, महिलाओं को जो है आपका संरक्षण दिया गया है। 33% क्या है? 82 महिलाएं संसद है, 181 हो जाएंगी अगर ये बिल पास हो गया तो। ठीक है, अगर बात करें ये बिल कब लाया गया था? 1996 में संसद में पेश किया गया था गीता मुखर्जी के अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर है? कौन है इस पेश किया था? तो 1996 में गीता मुखर्जी जी। क्लियर? आ जाओ, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो पिछला रिवीजन करेंगे आप। क्लियर? चलो, तो किसे दिया गया था? डॉक्टर रवि कन्नन, असम के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अब जो है इन्हें प्रदान किया जाएगा रैमन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे जी को मिला था। क्लियर? आ जाओ, ठीक, सारी चीजें दिमाग में रखते जाना है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है जय वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, पहली महिला से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चर्चित काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहां है? तो सूरत में है। क्लियर? अगला है प्रश्न हमारा, ओहो ये क्या हो गया। ठीक, हाल ही में किस अफ्रीकी देश से सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो गैबॉन शहर में अफ्रीका के यहाँ तख्ता पलट हुआ है। और आप लोगों को बताना चाहूं, मैं ये सब प्रश्न इसलिए रखा था कि अफ्रीकी संघ जो है वो अभी वर्तमान में G20 सदस्य में शामिल हो गया है, और जब शामिल हो गया है तो यहाँ संभावनाएं बढ़ जाती हैं अफ्रीका से प्रश्न पूछने की। तो इस प्रकार के दायरे रखने चाहिए दिमाग में, तो जब एक क्वेश्चन है तो उसे याद भी कर लेना चाहिए। ठीक, चलो आ जाओ। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है कुपोषण मुक्त करने के लिए और बेस्ट पोषण प्रदान करने के लिए। क्लियर? अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो आपका किसकी अध्यक्षता पे? रामनाथ कोविंद जी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति। इनकी अध्यक्षता पे ये जो है समिति बनाई गई है, जो कि 1967 के पहले होने वाले चुनाव प्रक्रिया, लोकसभा आपका विधानसभा का एक समान जो वोट होता था, चुनाव होता था, तो उसको एक जैसे बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी चर्चा चल रही है, आगे बढ़े। चलो, अगला है, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो थर्मन षणमुगरअन्तम को आपका घोषित मतलब बनाया गया है। सूर्य मिशन आदित्य L1, पता है सूर्य मिशन आदित्य L1 जा रहा है, किस प्रक्षेपण यान से भेजा जा रहा है? तो PSLV C57 से भेजा जा रहा है, याद रखना है मेरे साथियों। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, इनमें से किस G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? इनमें से किसे? ठीक है, तो बताया मैं, अफ्रीकी संघ को, यहां देख सकते हैं। अगला, यूएस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था? लास्ट टाइम पूरा अच्छे तरीके से बताया हूं। इस साल का आपका ग्रैंड स्लैम का कोई सा भी पार्ट नहीं छूटेगा, एक एक फैक्ट्स मैंने डाल दी हैं, तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। क्लियर? तो क्या है, राजीव राम और जो सैलिसबस, आपका क्या नाम है भाई? सैलिसबरी, है ना? थोड़ा इंग्लिश नाम निकलने में हो जाती है गलती। ठीक है, चलो बोल के बताओ। तो चेकोस्लोवाकिया। ठीक, चलो आ जाओ, मस्ती कर रहा था। वरुण अभ्यास भारत किस देश के माध्यम किया जा रहा है? तो फ्रांस के बीच में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला है सॉरी, चर्चा में रहा डिवाइस मॉक्सी नासा का एक उपकरण है जो कि मंगल ग्रह में जाके ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, ऑक्सीजन एकत्रित कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने, कोको देखो यहाँ कोको आ गया, कंपटीशन कम्युनिटी। ठीक है, कोको हर जगह है, कोको छात्र हित में समर्पित है। कोको के लिए आप जो है अपनी भावनाएं भी जो है आप अच्छी रखते हैं, वो तो पता ही है, लेकिन आप फॉलो करें हर जगह ताकि आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। क्लियर? चलो आ जाओ। अब देखो क्या नाम है, किनको हराया कोको गॉफ ने आपका किसमें? तो यूएस ओपन ने आर्याना संबलेका को। क्लियर है? आर्याना संबलेका क्या जीती है? कमेंट बॉक्स में बताओ। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो हमने जीता, भारत ने जीता। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक,
तो इसके साथ साथियों हमारा सत्र यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैंने जो लिंक बताया है उसको आप ज़रूर जो है वहाँ पर पहुँचे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।